स्टार्ट करेंगे अपने इस नई वीडियो के साथ। पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य हमारा क्या है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है पंचायती राज की स्थापना, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी सन 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है कि सन 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया है। कब? 1957 में। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद संस्थाओं की स्थापना की बात कही थी। इसने बलवंत राय मेहता समिति का जब गठन हुआ था 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ जो है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1952 में, यानी 1952 में हुआ था। और ये जो नेहरू का लोकतांत्रिक तरीकों से अटूट विश्वास था कि 1952 में उन्हीं के पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ इसलिए किया गया था ताकि अधिक नियोजन एवं सामाजिक पुनरुद्धार की राष्ट्रीय योजनाओं के प्रति देश की ग्रामीण जनता में सक्रिय रुचि पैदा की जा सके। इस वजह से ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य क्या है? धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य क्या है? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। जब निरपेक्षता का मतलब है राज्य में कोई धर्म का निश्चित एक धर्म ना होना, यानी राज्य का कोई धर्म ना होना। इस बात का धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है। नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखेंगे हम कि राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों से मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है? यानी राष्ट्रीय पार्टी को श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों से मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है? तो वो है 4, यानी कम से कम 4 राज्यों से मत इन्हें मिलना चाहिए, तब उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी में रखा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्र राज्य की मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो केंद्र राज्य के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा है वो संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो वो दिया गया है 7वीं अनुसूची। यानी 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य की मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की 7वीं सूची में है।
संघ सूची 97 यानी 97 राज्य सूची और 66 संघ सूची जो है 97, राज्य सूची 66 और समवर्ती सूची 47 में ये विषय जो है वो सम्मिलित है। संघ सूची 97, राज्य सूची 66 यानी 66 और समवर्ती सूची 47 में यह उल्लेख है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करके कितनी निश्चित की गई है? तो इसकी जो निश्चित वैसे की जाती है तो वो 34 होती है। कितनी होती है? 34। लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इस वजह से इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है। तो इसमें 34 जो है उसके साथ, लेकिन इसमें अगर हम माने तो ये ऑप्शन जब पूछा गया तो ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय यानी माननीय मुख्य न्यायाधीश सहित 34 होते हैं। कितने होते हैं? 34। 33 यानी 33 जो न्यायाधीश होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के होते हैं, और मुख्य न्यायाधीश मिला के यानी इसमें प्लस अगर हम करें तो वो यानी 33 प्लस 1। और 2019 में केंद्र सरकार ने न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 34 कर दी थी, लेकिन सबसे पहले क्या था? 30 और प्लस 1 यानी 31 होते थे, अब ये 34 हो गए 2019 में। नेक्स्ट देखेंगे हम, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लेख है? बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जा चुका है। तो वो 368 है। कौन सा आर्टिकल है? 368 में 368 फर्स्ट में यानी 1 में कहा गया है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर इन अनुच्छेद में अथवा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? जैसे कि भारत एक संघात्मक है, तो बिल्कुल करेक्ट है यह। भारत जो है एक संघात्मक, ऑस्ट्रेलिया भी एक संघात्मक है, अमेरिका संघात्मक है, बिल्कुल सही है। लेकिन ब्रिटेन जो है वो संघात्मक नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में क्या है? एकात्मक प्रणाली है, तो वो एक इसमें नहीं पूछा गया। तो उसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन के अनुसार ब्रिटेन 4 नंबर करेक्ट है। ब्रिटेन क्या है? एकात्मक शासन प्रणाली है, वहाँ पर समस्त शक्तियाँ केंद्र पर निहित है, जबकि भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि में संघात्मक शासन प्रणाली। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान समीक्षा हेतु बनाई गई नवीनतम अवधि तक की अंतिम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन है? जस्टिस वेंकट चलैया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 2 संविधान समीक्षा हेतु बनाई गई नवीनतम समिति के अध्यक्ष कौन थे और अंतिम? तो वो थे जस्टिस वेंकट चलैया जो थे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। लक्षद्वीप की राजधानी, तो सभी को पता है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो इसमें से कोई भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है, क्योंकि लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवरवती है। कवरवती है, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से इनमें से कोई नहीं। कवरवती है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, जबकि एंजल मिजोरम की राजधानी है। नेक्स्ट है कि लोकपाल विधेयक बिल अपने देश में पारित कब हुआ था? तो लोकपाल विधेयक बिल जो है अपने देश में 1989 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1989 में पारित हुआ था। प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था? तो प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को जो विकसित किया था वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर था, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है एक प्रजातांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। वे मानते थे कि विश्व की समस्याओं के समाधान का मार्ग समाजवाद में है। समाजवाद के प्रति उनका रुझान काफी पुराना था। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कहा कि मैं एक
समाजवादी हूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी दलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है? तो लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी दलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो है द्विदलीय। कौन सी? द्विदलीय। द्विदलीय प्रणाली जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि इसमें शासन में स्थायित्व रहता है, वैकल्पिक सरकार बनाने का भी विकल्प रहता है। ब्रिटेन एवं अमेरिका की द्विदलीय प्रणाली के बजट से लोकतंत्र विकसित हो सका। स्रोत तुलनात्मक है, यानी लोकतंत्र की सफलता के लिए द्विदलीय प्रणाली सबसे उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि इससे शासन में स्थायित्व रहता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 14 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र ने अपना मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका में रखने के पक्ष में मतदान किया। न्यूयॉर्क में ईस्ट नदी के किनारे 7 हेक्टेयर भूमि खरीदने के लिए अमेरिका को जॉन डीवी रॉकफेलर जूनियर ने 85 लाख डॉलर की रकम दान में दी थी। संगठन की इमारत 1952 में बनकर तैयार हुई और न्यूयॉर्क के लोग आइलैंड में लेक सक्सेस पर अस्थायी मुख्यालय बनाया गया। 10 जनवरी 1946 को लंदन में महासभा का प्रथम सत्र आयोजित हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा सही है? सेकंड करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्य था वो क्या है? जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो स्टार्टिंग हुई थी 1951 से और 1956 तक पंचवर्षीय योजना फर्स्ट चली हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, मंडल आयोग में गठित, यानी मंडल आयोग गठित किया गया था। तो मंडल आयोग जो है वो कब गठित किया गया था? तो वो ऑप्शन नंबर 4 यानी 1979 में मंडल आयोग गठित हुआ था, जो कि जनता पार्टी ने 1979 में इसका गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रेषित की। आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे। इन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए 11 संकेतक निर्धारित किए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, यानी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति द्वारा, यानी
संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्यों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग के किसी भी सदस्य की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलावा कर परिवर्तन नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो पुलिस का हो, एलटी, टीजीटी, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी लेकिन योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को स्थापना की गई थी। एक जनवरी 2015 को स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री एक पदेन अध्यक्ष भी होता है। गुट निरपेक्ष के संस्थापक कौन है? तो गुट निरपेक्ष के संस्थापक कौन थे? तो गुट निरपेक्ष के जो संस्थापक थे वो थे मार्शल टीटो। कौन थे? मार्शल टीटो। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, जिन्होंने 1961 में बेलग्रेड में गुटपक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। लेकिन इसके जो संस्थापक माने गए वो मार्शल टीटो थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था के.टी. सहाय का। यानी प्रोफेसर के.टी. सहाय के शब्दों में यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया। प्रोफेसर के.सी. हेयर ने उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा। प्रोफेसर बी.एन. राव ने इसे नैतिक उपदेश भी माना है। क्या माना है? नैतिक उपदेश भी माना है। नेक्स्ट देखते हैं, संसद की किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम जो गणपूर्ति होनी चाहिए वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी समस्त सदस्य की संख्या 1/10। यानी संसद की किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 1/10, यानी समस्त सदस्य की संख्या का 1/10। अनुच्छेद 103 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपलब्ध न करे तब तक सदस्य संसद की प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगा। कौन सा होगा? 10वां भाग होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो 4 ऑप्शन है इसमें से, तो सही हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का। क्या? उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का। हमारे वीडियो को फास्ट है, कोई आपको एडवर्टाइज या फालतू आपका समय नहीं बीतता है। हमारे वीडियो में एक फास्ट वीडियो के साथ चलते हैं और आपको इतने सही समय के अनुसार बताया जाता है जिससे आपको याद भी होता रहे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाएं। अगर जो भी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें हमारे प्लेलिस्ट में जा करके 6 महीने पहले की वीडियो देख सकते हैं, तो वो पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं 25, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के जो प्रमुख समर्थक हैं, ऑप्शन नंबर हम देखेंगे, इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा जैसे चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, हैरोल्ड लासबेल और इसमें से उपर्युक्त में से सभी। आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 25 के लिए।
तो इसमें हमारा हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कौन सा? उपर्युक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन को हम। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये बहुत कथन बिल्कुल करेक्ट भी है। तो यह बात उस समय किसने कही थी? तो ये बात कही है रूसो ने। रूसो कह गए हैं कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो यह कथन किसका है? रूसो का है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित कहाँ पर है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो स्थित है वो है हैग में। कहाँ पर है? हैग में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसका मुख्यालय द हैग यानी नीदरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 26 जून 1946 को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षरित विधेयक के अनुरूप हुई थी, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का भी एक अभिन्न भाग है। 28 देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की कुल संख्या क्या है? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या 15 है। इनमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस एवं चीन शामिल है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है, यानी 109। कौन सा है? 109, यानी संविधान के आर्टिकल 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? तो वो 109 है, 109। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान निर्मात्री परिषद की वैधानिक परामर्शदाता कौन थे? संविधान निर्मात्री के परिषद के वैधानिक परामर्शदाता कौन थे? तो वो थे बी.एन. राव। यानी जो सलाहकार का क्वेश्चन आता है वो किसी भी एग्जाम के लिए मानो सभी में आता है, तो वो कौन थे? ऑप्शन नंबर था बी.एन. राव। संविधान निर्मात्री सभा में बी.एन. राव विधिक सलाहकार थे। अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो नियम समिति के अध्यक्ष थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है, यानी भारतीय संविधान के कुल अनुच्छेद जो है वो 395 अनुच्छेद एवं 12 जो है वो अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? यानी पुनरावलोकन जो सिद्धांत है वो किस देश से किया है? वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया है। यानी न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, सभी लोग लगभग गलत ही करते हैं। तो इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। भारतीय सं, भारतीय संविधान के लागू होने की जो तिथि है वो क्या है, ये पूछा गया है। तो भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि है 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगर प्रश्न आए कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो वो 26 नवंबर 1949 को किया गया। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। कुछ उपबंध तुरंत प्रवृत्त हो गए। संविधान का मुख्य भाग जो है 26/1/1950 को प्रवृत्त हुआ और इस तारीख को संविधान में प्रारंभ की तारीख कहा गया।
यानी भारत का जो संविधान है कब 26/11/1949 को अंगीकृत किया गया और कुछ उपबंध तुरंत प्रवृत्त हो गए और संविधान का जो मुख्य भाग है वो 26/1/1950 को प्रवृत्त हुआ और इस तारीख को क्या कहते हैं, संविधान में प्रारंभ की तारीख कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ की तारीख कब कही गई या कब किस डेट को कहा जाता है, तो 26 जनवरी 1950 को कहा जाता है। इसी तारीख को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 से इसको लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी। भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। यानी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और वही भारत डोमिनियन यानी वही भारत जो है डोमिनियन की प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा के रूप में 14 अगस्त 1947 को पुनः समावेश हुई। तो भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो इंडियन पुस्तक के जो लेखक हैं इनमें से कोई नहीं है, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सरदार भगत सिंह, तो इनमें से कोई नहीं है। यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। गुट निरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था। तो गुट निरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन जो किया था वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्रता के बाद भारतीय विदेश नीति के निर्माता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष विदेश नीति को अपनाया। नेहरू का कहना था कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत उचित एवं अनुचित में विभेद करके स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संपत्ति संबंधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो संपत्ति संबंधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, उसका करेक्ट है महात्मा गांधी ने। संपत्ति संबंधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है। यानी राज्य जो है वो अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है। एक कथन किसका है, एक कथन है टी.एच. ग्रीन का। किसका है, टी.एच. ग्रीन का। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है, कार्ल मार्क्स ने। किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने। यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हमारा है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने यह दिखाने के लिए किया था कि पूंजीवादी प्रणाली में पूंजीपतियों द्वारा श्रमिक का किस प्रकार शोषण किया जाता है। इसका वर्णन दास कैपिटल में है। किसमें है, इसका वर्णन दास कैपिटल में। इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कौन सा हुआ, इसका ऑप्शन नंबर 4 कार्ल मार्क्स का। यानी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, कार्ल मार्क्स ने किया। 40 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक है जिसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर। वैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थन हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। स्पेंसर के अनुसार राज्य संस्था इस बात का परिणाम है कि व्यक्ति अपूर्ण, स्वार्थी तथा विकृत प्रकृति का है। वह अपूर्ण एवं स्वार्थी होने के कारण अपना स्वार्थ पूरे करने के लिए अपराध करता है और इस अपराध को रोकने के लिए राज्य संस्था का अस्तित्व रहता है। रिपीट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। रिपीट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक का नाम क्या है,
इसका लेखक है मॉन्टेस्क्यू। कौन है? मॉन्टेस्क्यू जो है रिट्रीट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक हैं, मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट है उपयुक्तता सिद्धांत। उपयुक्ततावाद सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जेरमी बेंथम को। किसे? जेरमी बेंथम को जो है उपयुक्तता के सिद्धांत जो है सिद्धांतवादी माना जाता है। बेंथम ने ह्यूम के विचारों के आधार पर उपयुक्तता का पूर्ण व्यवस्थित ढांचा खड़ा किया और यह प्रतिपादित किया कि किस प्रकार उपयुक्ततावादी विचारों द्वारा राज्य के कार्यों को मानव के लिए उपयोगी बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, जेम्स प्रथम ने। जेम्स प्रथम ने राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादित किया, जो कि 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के स्टुअर्ट जेम्स फर्स्ट द्वारा इंग्लैंड में दैवीय अधिकार का इतना अधिक समर्थन किया कि राजाओं को देवता ही बना गया दिया और लॉ ऑफ फ्री मोनार्की नामक पुस्तक में जेम्स प्रथम ने लिखा कि राजाओं को देवता कहना उचित है क्योंकि पृथ्वी पर उनकी और ईश्वरीय शक्ति को समानता है। तो इस बात को जेम्स प्रथम ने दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का उल्लेख किया। नेक्स्ट देखते हैं 44 में, स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें ऑप्शन नंबर कोई नहीं, यानी ऊपर में से कोई नहीं है। चौथा कानून मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वो है एंटोनियो गुटेरेस। यानी इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसमें वास्तविक जो थे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान महासचिव थे वो थे एंटोनियो गुटेरेस। प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्मल, निष्कृष्ट और अल्पजीवी था। यानी प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्मल और निकृष्ट और अल्पजीवी था। इस कथन को होब्स ने कहा था। राज्य संस्था के अस्तित्व में होब्स ने प्राकृतिक अवस्था की भी कल्पना की है। उसने मानव प्रकृति की पूर्व सामाजिक दशा कहा है जिसमें मानव जीवन नरकी, असाध्य तथा दुर्व्यवहार स्वरूप था। प्राकृतिक दशा का जीवन हिंसा प्रधान था। ऐसी दशा में उद्योग, संस्कृति, समाज इत्यादि का कोई स्थान नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वो किया था प्लेटो ने। किसने किया था? प्लेटो ने। यानी प्लेटो ने दार्शनिक राजा का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। प्लेटो का कहना था कि राज्य तभी आदर्श स्वरूप प्राप्त कर सकता है जब राज्य का शासन ज्ञानी एवं निस्वार्थ दार्शनिक शासकों के द्वारा हो। दार्शनिक राजा के शासन का यह सिद्धांत प्लेटो का प्रमुख और मौलिक सिद्धांत है। यानी प्लेटो का कहना है कि राज्य तभी आदर्श स्वरूप प्राप्त कर सकता है जब राज्य का शासन ज्ञानी एवं निस्वार्थ दार्शनिक शासकों द्वारा हो। दार्शनिक राजा के शासन का यह सिद्धांत प्लेटो का प्रमुख मौलिक सिद्धांत है। यानी 47 के लिए करेक्ट आंसर है हमारा 2 प्लेटो। भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है। भारतीय राज्यसभा की वर्तमान जो सदस्य संख्या क्या है? तो वो है 4 नंबर। क्या है? 4 नंबर 245। यानी भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या जो है वो 245 है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित जो किया था वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रूसो ने किया था। किसने किया था? रूसो ने किया था। सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के लिए रूसो की समर्थन है। रूसो ने सामान्य इच्छा को समझने के लिए यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में भेद किया है। तो सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है वो रूसो के द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। यानी रक्त संबंध जो है वो किसको? समाज को जन्म देता है
और कालांतर में समाज राज्य को। यह जो कथन है किसने कहा है, तो वो मैकाइवर का है। किसका है, मैकाइवर ने कहा है कि रक्त संबंध जो है वो समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। नेक्स्ट देखेंगे, संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। तो संघीय कार्यपालिका जो उत्तरदायी होती है वो लोकसभा के प्रति होती है। किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत के राष्ट्रपति संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है। इसमें हमारा कौन सा कथन सही है, कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है, तो 74वां जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने से ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद में ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति एरो पुनर्विचार के पश्चात ही दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा 4 नंबर, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। भारत का जो उपराष्ट्रपति जो चुना जाता है तो उसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति चुना जाता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई, तो कितने प्रकार की आपातकालीन, तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी 3 प्रकार की जो है वो हमें प्रदान की गई, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। भारतीय संविधान में संकट की स्थिति की सामना करने के लिए राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई। एक तो युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, तो वो अनुच्छेद 352 में, पहला है 352। दूसरा राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, तो वो है 356, आर्टिकल 356। वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 360। ध्यान रहे, याद करने का तरीका बता दें, अनुच्छेद 352(2) में, यानी 52, 456 और 460, यानी 352(2) में युद्ध, 352 में युद्ध, दूसरे अनुच्छेद 356 में जो है संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, वो वित्तीय संकट 360 में है। 352, 356 और 360, 4 का अंतर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है वो क्या होंगे, स्थगित किए जा सकते हैं। यानी जब संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें क्या किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। यानी संकटकालीन घोषणा के लागू रहने के समय में 19वें अनुच्छेद द्वारा नागरिकों के प्राप्त 6 स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाएंगी और राज्य द्वारा इन स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित या स्थगित करने वाले कानूनों का निर्माण किया जा सकेगा। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है 3। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तथ्यों का समावेश किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया, यानी कहाँ से लिया गया नीति निर्देशक के तत्व, तो यह जो लिया गया है वो आयरलैंड से लिए गए। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए। भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व जो है तत्व के नाम से राज्य के पथ प्रदर्शन हेतु कुछ सिद्धांतों की व्यवस्था की गई। इसका उल्लेख जो है संविधान के 4th भाग में है। भारतीय संविधान के संबंध में आयरलैंड के संविधान से मार्गदर्शन
प्राप्त किया गया। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट, यानी नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। नेक्स्ट देखेंगे, किस संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो वो जोड़े गए 42वें संविधान। यानी मूल कर्तव्य 10 है। ये अनुच्छेद 51 का में अंतर्दृष्ट है, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1979 द्वारा अंतः स्थापित किए गए। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो उसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है 42, यानी 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया 1976 में। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 का क्या महत्व है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 यानी 356 3, 5 और 6 थोड़ी सी मिसिंग है इसमें। 356 का क्या महत्व है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का जो महत्व है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यानी किसके अंतर्गत क्या है, किसी राज्य के संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। जैसा कि हमने राष्ट्रपति के 3 बताए थे जो उनके अधिकार हैं, जैसा कि यहाँ देख लीजिएगा मैंने आपको ये बताया था। तो 356 है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। तो संकट की स्थिति में जो राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं, जैसा कि बताया था 352 में युद्ध, बाहरी आक्रमण, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर 356 और वित्तीय संकट 360। इसी प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू गई। देखिए यहाँ पर पंचायती राज की अगर बात की जाए तो ध्यान रखें 73वां है। कौन सा 73वां? संविधान के 73वें संविधान संशोधन यानी 1952 के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। नेक्स्ट है, प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन सा वर्ग सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है। तो इसका सामाजिक संरचना का जो हिस्सा नहीं है, प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन सा वर्ग सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है 2, यानी प्रशासक जो वर्ग है वो आदर्श राज्य में सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा किससे संबंधित है। तो जनवादी लोकतंत्र की जो अवधारणा है वो लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से संबंधित है। किससे है? मार्क्सवादी अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जहां लोकतंत्र के अधिकांश सिद्धांतों का सरोकार उदार लोकतंत्र की विविध अभिव्यक्तियों से है, वहीं जनवादी लोकतंत्र की धारणा मार्क्सवादी चिंतन से जुड़ी हुई है। जनवादी लोकतंत्र के अंतर्गत बुजुर्गा, निम्न बुजुर्गा, किसान और सर्वहारा अपनी मिली जुली सरकार बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार क्या है। तो जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक जो अधिकार हैं
वो जीवन स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार है। कौन है? जीवन स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।